इंसानी जान है, वो चाहे किसी भी तरफ की हो, वो कीमती जान है। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, इसका हल नहीं है। एक फ़िलिस्तीन खुद मुख्तार रियासत हुआ करती थी कभी, आज से 70-80 साल पहले इन्हीं यहूदियों को फ़िलिस्तीनों के लोगों ने अपने यहाँ पनाह दी। वही यहूदी आज जो उन फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहे हैं। मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी की जा रही है, जहाज़ों से और मिसाइलों से बमबारी करी जा रही है। गाज़ा पट्टी का तकरीबन जो है 50% एरिया आज जो है पूरी तरह से वहाँ की बिल्डिंगें मिसवार कर दी गई हैं। जो जुल्म और सितम पूरी दुनिया देख रही है, खामोश तमाशाई बने हुए, ये हमारे लिए और पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए बहुत ही बुरा दिन है। जिस तरह मुसलमानों फ़िलिस्तीनियों का पानी, बिजली और खाना पीना सब बंद किया गया है और उसे एक खुली जेल की तरह से जो है ऊपर से बम बरसाए जा रहे हैं और नीचे से पानी और बिजली को बंद किया जा रहा है। फ़िलिस्तीन का मसला पूरे आलम इस्लाम के लिए एक अहम मसला है, क्योंकि वहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है, पहला क़िबला अव्वल है, इसलिए वहाँ पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अहम तरीन जगह है। उससे मुसलमान पूरी दुनिया का बड़ी मोहब्बत करता है और उससे किसी भी हालत में दस्तबरदार नहीं हुआ जा सकता। दानिश अलीम साहब, हम आपसे ये सवाल लेते हैं कि लेबनान में भी इजराइल जो है फ़लस्तीन के बाद लेबनान में भी हमला कर चुका है, किस तरह देख रहे हैं आप इस बात? देखिए, इजराइल का जहाँ तक मैटर है, इजराइल के साथ सपोर्ट में अमेरिका खड़ा और एक खुली गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया को संभालने के लिए एक संस्था बनी है। यूनाइटेड नेशन अपनी जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास करता है। यूनाइटेड नेशन अपनी जनरल असेंबली में ऑन रिकॉर्ड है, ये बात चेक कर सकते हैं कि फ़लस्तीन की वेस्ट बैंक और गाज़ा की जिन ज़मीनों पर अतिक्रमण ये लोग कर रहे हैं इजरायली, वो खाली की जाए। और ये रेजोल्यूशन कहाँ जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है जस्टिस के लिए। ये उसका डिसीजन भी नहीं मानते। देखिए, इजराइल कुछ नहीं मानता, खुली गुंडागर्दी, तानाशाही है। दुनिया के 82 कंट्रीज़ फ़लस्तीन के साथ खड़ी हैं, यूएन में रेजोल्यूशन पास कर रही हैं, मगर इजराइल नहीं मानता। तो इजराइल की तानाशाही जो चल रही है ये ख़त्म होगी। देखिए, या तो यूएन के दफ्तर पर ताला डाल दीजिए अगर यूएन की कुछ नहीं चलती, इसको बंद कीजिए। तमाशा ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल कि यूनाइटेड नेशन बहुत काम करती है दुनिया के लिए। अरे यूनाइटेड नेशन की सुन कौन रहा है? वो इजराइल जो बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर बम मार रहा है, अस्पतालों में बम मारे जा रहे हैं। कहाँ है यूनाइटेड नेशन? और अगर है तो उनकी सुनी क्यों नहीं जाती? और नहीं सुनी जाती तो इनके दफ्तरों पर इन्हें बंद करो। ये तमाशे ढकोसला बंद होना चाहिए कि दुनिया एक परिवार है, हम सब एक है। नहीं, जो ताकतवर है वो जालिम है, वो जुल्म कर रहा है और छोटे बच्चों की आहे कराहे उन तक नहीं जा रही। अमेरिका उनके साथ खड़ा है। अमेरिका अपने आप को सिविलाइज कहता है, दुनिया चलाने वाला बताता है, मगर अमेरिका से ये तो पूछिए कि जिस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए पूरा इराक बर्बाद कर दिया, क्या एक भी वेपन मिला? जी नहीं मिला। ये तानाशाही है। जिस मुल्क को इन्हें बर्बाद करना है, मीडिया को पैसा खिला के उसके बारे में गलत गलत बातें फैलाते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं। आपने लीबिया ख़त्म किया, सीरिया ख़त्म किया, मुझे बताइए तो वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ हैं जिनके लिए इराक ख़त्म कर दिया आपने, लीबिया ख़त्म कर दिया और अब फ़लस्तीन ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद दूसरा टारगेट ले रहे हैं कि ईरान को भी ख़त्म करेंगे हम। ये तानाशाही कोई तो रोकेगा। किस तरह देखिए दानिश अलीम साहब, आपने जिस तरीके से बताया कि फ़लस्तीन की हिमायत में लगभग 82 मुल्क जो है कंट्री खड़े हैं, लेकिन इस वक्त इजराइल के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आई स्टैंड इजराइल, जो भी फ़लस्तीन के लिए बोल रहा है उन पे FIR तक दर्ज हो जा रहा है। नहीं, FIR क्यों दर्ज हो रही है? कहाँ पे दर्ज हो रही है और क्यों दर्ज होगी FIR? देखिए, फ़लस्तीन के साथ तो हिंदुस्तान का पुराना रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, महात्मा गांधी आज़ादी से पहले, महात्मा गांधी आज़ादी के टाइम पे कहते हैं, कोट है उनका कि फ़लस्तीन की ज़मीन पे अरबों का हक है जिसको नाजायज़ छीना जा रहा है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, वो भी यही कहते हैं, यूएन में जाके कहते हैं, इंदिरा गांधी जी कहती है, और सबसे बड़ी बात, भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मरहूम, वो ये बाकायदा स्पीच पे कहते हैं कि इजराइल को अपनी तानाशाही बंद करनी चाहिए
और मुसलमानों को, अरबों को उनकी जमीन वापस देनी चाहिए। दानिश हलीम साहब बने रहे, आपके पास अभी आते हैं, आपसे सवाल लेते हैं तनवीर साहब कि किस तरह देख रहे हैं मस्जिद अक्सा और वहाँ पर फलस्तीन में है, बैतुल मक़दस है, मुसलमानों का श्रद्धा आस्था जुड़ा हुआ वहाँ पर, लेकिन मुस्लिम ममालिक की खामोशी क्या दर्शाता है इन मामलों में? देखिए, जिस तरह से जो है इज़राइल की पुष्ट पनाही अमेरिका कर रहा है और उसने अपने जहाज़ और हथियार अभी फ़िलिस्तीन इनके ख़िलाफ़ यहूदियों के पास भेजे हैं, उससे पूरा खित्ते में ये ख़तरा बना हुआ है कि कोई बड़ी जंग में ये तब्दील ना हो जाए। इसलिए बड़े फूंक कर लोग जो है इसका सारा जो है आकलन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशन से लेकर पूरी दुनिया एक ना एक दिन उन्हें फ़िलिस्तीन को मानना पड़ेगा, फ़िलिस्तीन की आज़ादी को तस्लीम करना पड़ेगा, फ़िलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कोई भी दुनिया की ताकत जो है उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। लेकिन एक वक्त आएगा कि उन मजलूम फ़िलिस्तीनियों के साथ पूरी दुनिया को आना होगा। और बैतुल मुक़द्दस से सिर्फ फ़िलिस्तीन का वास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी खित्ते में अगर एक भी मुसलमान है तो वो बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार था, है और रहेगा। बैतुल मुक़द्दस पर किसी भी तरह से मुसलमान कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि गाज़ा पट्टी खाली किया जाए। देखिए, किसी के अल्टीमेटम से कुछ नहीं होता। हमारे जो है हम देख रहे हैं जिस तरह से दादागिरी अमेरिका की चल रही है, उन्होंने इराक तबाह किया, उन्होंने सीरिया तबाह किया, उन्होंने अफ़गानिस्तान को तबाह किया, उन्होंने लीबिया को तबाह किया। लेकिन ये वक्त जो है बहुत मुश्किल से ये वक्त आया है कि अब जो है मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस के नाम पर एक होना पड़ेगा और फ़िलिस्तीन की आज़ादी तक इस जद्दोजहद में शामिल होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे तमाम मुस्लिम कंट्री और मुसलमान जो है फ़िलिस्तीन के हक़ में खड़े होंगे, चाहे वो वहाँ की मुस्लिम कंट्री हो। एक ना एक दिन फ़िलिस्तीन की आज़ादी होकर रहेगी। किस तरह देखे राय साहब का अल्टीमेटम दिया जा रहा है बार बार कि गाज़ा पट्टी खाली किया जाए? देखिए, ये अल्टीमेटम जो दिया जा रहा है ये बेसिकली टैक्टिक्स है उनकी सिविल वॉर की, लोगों को डराने की। अगर आपको याद हो, यही सब कुछ अफगानिस्तान में भी हुआ था, यही अमेरिका था, इजराइल इनके साथ था कि आतंकवादी हैं तालिबान, तो भैया तालिबान को अपने हथियार देके क्यों वापस गए, सरकार उनको देके चले गए। आज दुनिया की मीडिया अमेरिका से सवाल नहीं पूछती कि जो तालिबान जिनसे तुम लड़ रहे थे, जिन्हें तुम आतंकवादी बता रहे थे, आज तुम अपने हथियार देके उनको वहां से छोड़ के भागे हो और उनको सरकार बनाने की इजाजत दे दी। तो देखिए, अमेरिका की और वेस्ट की जो ये सुपीरियरिटी है कि हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे, यो कहीं ना कहीं हमास के 2 घंटे में उनका सुपीरियरिटी ध्वस्त हो गई, उनकी सिक्योरिटी, और अब वो अपनी सुपीरियरिटी को कायम करने के लिए बेगुनाहों को मार रहे हैं। देखिए, हमास लड़ा के आपसे लड़ रहे हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं, मगर मासूम बच्चों बम गिराने का अधिकार किसी को नहीं है। अमेरिका अपनी पॉलिसीज में फ्लॉप हो चुका है। हमास को आतंकवादी मान रहे हैं। देखिए, हमास अपनी मादरे वतन के लिए लड़ रहा है, आप उनके घर में घुसे हैं, मान रहे हैं, ये बताइए। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं आपने मुझसे आतंकवादी कहा, तो मणिपुर में आप मैतेई समाज के साथ हैं या कुकी समाज के साथ हैं? आतंकवादी दोनों में से कौन है, बताइए, आप बता दीजिए मुझे, मैं तो आतंकवादी इनको ही मान लूंगा। देखिए, बहुत सारी चीजों में आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई किस बात की है। आतंकवादी वो होता है जो अपने मुल्क के खिलाफ होता है, अपनी सरकार के खिलाफ होता है। वो लोग हमला पहले हमास ने करा है। उस हमले की वजूहात पता है आपको? पिछले 1.5 साल से वेस्ट बैंक में मस्जिद अक्सा में हथगोले मारे गए, नमाज पढ़ते लड़के पर गोली चलाई गई, वो एक बहुत दिन से गुबार बन रहा था और वो फट गया। देखिए, गलत उन्होंने किया हमास ने भी, मगर वो गुबार तो फटना था। सिविलियंस को मारा वो गलत है, मगर उनको अपने हक की लड़ाई लड़ने का पूरा हक है। वो अपनी मादरे वतन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ना चाहिए। तो क्या लगता है, 2 मुल्कों की ये लड़ाई है या धर्म युद्ध है? ये बताइए। ये देखिए, ये लड़ाई जो है एक सुपर पावर के खिलाफ, एक उस मुल्क की लड़ाई है जो अपनी जमीन बचाना चाहता है, जो सुपर पावर उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। ये सेम लड़ाई हम भी लड़ चुके हैं। हिंदुस्तान में हम इंग्लैंड से लड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंग्लैंड से हम भी लड़े थे, हमारे बुजुर्गों ने भी हथगोले मारे थे, शहीद आजम भगत सिंह भी थे, अशफाकुल्ला खां भी थे, हमने ट्रेनें भी लूटी थी, मगर हम अपने मादरे वतन के लिए लड़े थे। हमने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। नुकसान हो गए, बात अलग है, जंग में नुकसान होते हैं। तो हमास वाले भी अपनी मादरे वतन, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो किसी को
जबरदस्ती हमला कर रहे हैं या वो आतंकवादी हैं। मैं तो उन्हें आतंकवादी नहीं मानता, वो अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आज़ादी की लड़ाई है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बने रहिए। क्या लगता है ये धर्म युद्ध है, दो मुल्कों की जमीनी लड़ाई है? देखिए, धर्म युद्ध इसको बना दिया गया है। आज ही की खबर है, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं यहूदी की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और ये यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई है। अगर इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल एक इतनी पावरफुल कंट्री की तरफ से एक फॉरेन मिनिस्टर करेगा, तो जब मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो इसका रिएक्शन तो देंगे। वहाँ तकरीबन 27 कंट्री है उसके इर्द गिर्द आबाद हैं, वो तमाम मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, जिसके अंदर जो है 90% आबादी मुसलमानों की है। वहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं उन कंट्रियों में, वहाँ पर यहूदी भी रहते हैं और कम्युनिटी भी कुछ रहती हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से किसी भी तरह की इस तरह की आवाज़ नहीं निकली। लेकिन अमेरिका का एक फॉरेन मिनिस्टर इजराइल के अंदर खड़े होकर जो है, जहाँ पर जिस कंट्री से मुसलमान फिलिस्तीनी बच्चों के ऊपर जो है बम बरसाए जा रहे हों, वहाँ पर जो है वो एक कंट्री को सपोर्ट करते हुए एक अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को यहूदी बताता है। तो ये जो है धर्म की लड़ाई और धर्म युद्ध तो नहीं था, लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, आने वाले वक्त में ये धर्म युद्ध में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही पवित्र स्थान बैतुल मुक़द्दस है। जब मुसलमानों के बैतुल मुक़द्दस पर कोई बात आएगी तो मुसलमान, वो चाहे कितना भी नीचे दर्जे का मुसलमान होगा, वो बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। सवाल लेते हैं दानिश सलीम साहब से कि क्या लगता है भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट करना और जो है तनावपूर्ण माहौल बनाना, ये समाधान है? भारत में प्रोटेस्ट किया जा रहा है फिलिस्तीन के हिमायत में और जो है वो तनावपूर्ण माहौल बनता दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, गांधी के देश में गांधी की विचारधारा के तहत अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और यूनाइटेड नेशन जो बात कह रहा है वो हिंदुस्तानी कह रहा है, तो इसमें तनाव कहाँ से आ गया? महात्मा गांधी ने कहा था कि फ़लस्तीन अरबों का मुल्क है और इजराइल को उसे खाली करना पड़ेगा। तो मैं तो अपने मुल्क में अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात मान रहा हूँ, मैं तो उन्हीं की सपोर्ट में खड़ा हो रहा हूँ, और दुनिया को चलाने वाले यूनाइटेड नेशन के साथ हम खड़े हैं, तो वो भी हमारे खिलाफ नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि होना चाहिए। ये जमीनी लड़ाई है या धर्म युद्ध है, इसका क्वेश्चन में बताया, ये आप बताइए, दो जमीनी लड़ाई है या धर्म युद्ध है? देखिए, एक बताइए, जमीनी है या धर्म युद्ध? ये जमीन की लड़ाई है, अपने आप फिर स्वतंत्रता। धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें नारे लगाए जा रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस तरह के नारे लगेंगे? ये देखिए, मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी और मुझे उसकी सत्यापिता का नहीं पता कि वो कहाँ तक सत्य है, क्योंकि ये वीडियो तो मैंने टुकड़े टुकड़े गैंग पाकिस्तान हिंदुस्तान JNU भी देखा था, वो सारी फैब्रिकेटेड निकली। मगर हिंदुस्तान की आवाम जो है अमन पसंद मुल्क है, ये गांधी का देश है। ये हमने तो रशिया के खिलाफ भी यूक्रेन की सपोर्ट में भी बोला, हम तो उस हर आदमी के साथ है जिस पे जुल्म हो रहा है, और महात्मा गांधी ने अहिंसा का रास्ता में दिखाया है। महात्मा गांधी के विचार से फ़लस्तीनियों को उनकी जगह मिलनी चाहिए, उनका मुल्क आज़ाद होना चाहिए। हम महात्मा गांधी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इन दोनों के विचारों के साथ खड़े हैं, और इन दोनों का ये कहना था कि फ़लस्तीन को उनकी जगह मिलनी चाहिए। अमन की बहाली के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे अमन हो? दोनों इजराइल फ़लस्तीन जो आपस में इस वक्त लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त जो है एक तरह से एक बहुत बड़ी युद्ध के तरफ जाता दिखाई दे रहा, तो इससे लड़ाई को कैसे रोका जाए, क्या समाधान आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये लड़ाई एक तरफा है, अब तो सिर्फ इजरायली रॉकेट मार रहा है ना, तो एक तरफा पिटाई हो रही है, लड़ाई मत कहिए इसको कि एक तरफा पिटाई हो रही है, उन बेचारे गरीब लोगों को मारा जा रहा है। इसका जो समाधान है यूनाइटेड नेशन के पास है, मगर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के बाद भी अमेरिका अपनी दादागिरी पे अड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानता। तो मेरी तो ये कहना है कि अगर यूनाइटेड नेशन की बात नहीं चलती, नाटो की बात नहीं मानते, तो भैया फिर ऐसे यूनाइटेड नेशन को बंद करो, ताला मारो उसके ऊपर, खत्म करो सब कुछ, अमेरिका को मान लो पूरी दुनिया। और अगर ऐसा है, इसके पीछे मध्यस्थता होनी चाहिए, सऊदी अरब जैसी बड़ी कंट्रीज बीच में आए, इसकी मध्यस्थता करें, और अब तक जो हुआ उसको ख़त्म करके सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन कहता है, वो ये कहता है कि जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स इजरायलियों ने बनाए हैं उन्हें वो खाली करें, और गाज़ा में जो सेटलमेंट
UNHR बना रहा था, यूनाइटेड नेशन का जो रेफ्यूजी डिपार्टमेंट है, जो उनको तोड़ा गया है। देखिए, यूएन ने घर बनाए, तोड़ा किसने? इजराइल ने। तो जुर्म कौन कर रहा है? इजराइल। और ये सेनेट में बाकायदा उनकी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि जो घर हमने इसराइलियों को, फलस्तीनियों को बना के दिए, उन पर रॉकेट मार के ये इसराइली गिरा देते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री से, पूरी दुनिया के हुक्मरानों से क्या कहना चाहेंगे? अमन की बहाली वहां पर हो, जल्द से जल्द हो। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और हमारी बात दुनिया में मानी जाती है, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है ये, और हम दुनिया की बड़ी से बड़ी उसमें आते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब से मेरा अनुरोध है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच सुने, दोबारा सुने, और उस सच को पहचाने जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी कह गए और महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, ये सब कह गए कि हिंदुस्तान जो है वो मजलूम के साथ खड़ा है। हमने भी गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। हम जानते हैं कि जब आप एक घर में आके वो कब्जा कर लेता है, आप पे क्या बीतती है। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून दिया इस मुल्क को, आज वही चीज़ उन लोगों के साथ है। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, उन्हें गुलाम बना रखा है, और वो आज़ाद होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप अमन की बहाली के लिए? क्या कहना, दोनों मुल्कों में किस तरह अमन हो? देखिए, अमन बहुत ज़रूरी है और इसमें कुछ लोगों को मध्यस्थता करनी चाहिए। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो है मध्यस्थता कर सकते हैं। रशिया है, चाइना है, सऊदी अरब है, तुर्की है, तुर्की भी इसमें मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है अगर इसमें जो है। और हमें ये लगता है कि इस लड़ाई को बंद होना चाहिए। जो मजलूम और मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, ये जुल्म और सितम बंद होना चाहिए। उनके बॉर्डर खोलने चाहिए। खाना, बिजली और पानी और तेल की वहाँ भारी किल्लत है, इस चीज़ पे से सबसे पाबंदी हटानी चाहिए। और एक अमन के रास्ता जो यूनाइटेड नेशन के ज़रिए तय हो सकता है, उसमें कुछ मुल्क मध्यस्थता कर सकते हैं। उसके ज़रिए आज़ाद फ़िलिस्तीन का जो ख्वाब वहाँ के फ़िलिस्तीनी मजलूम अवाम ने देखा है, उसको पूरा करना चाहिए। बहुत 75 साल से उन पर जुल्म और सितम हो रहा है। अब इस कहानी को बंद होना चाहिए। बहुत जुल्म हो चुका, बहुत लाशें गिर चुकी दोनों तरफ से। किसी भी की भी जान जाए वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। कोई भी इंसानी जान अगर जाती है तो उसका पूरी इंसानियत पे असर पड़ता है। इसलिए मासूम बच्चे, मासूम औरतें और मजलूम फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए ये जंग बंद होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अमन की बहाली के लिए दोनों मुल्कों में किस तरह अमन हो और जल्द से जल्द जो खून रेजी हो रही है, जो कत्लेआम हो रहा है, वो जल्द से जल्द रुके? देखिए, इसमें जो है बहाली के लिए तो यह है कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात रखी थी फ़िलिस्तीन के लिए, और जो गांधी जी ने रखी थी, जो नेहरू जी ने रखी थी, उस सब को ध्यान में रखते हुए इसमें तुर्की को आना चाहिए। और हमारे सऊदी अरब हैं, जो भी हमारी गल्फ कंट्री, उन सबको बैठ करके इसमें मध्यस्थता कर करके इस मामले को सुलझाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।